नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। आज अधिवक्ताओं में खुशी की लहर है, एक उम्मीद दोबारा से जगी है और वो खुशी की लहर हुई है हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के एक डिसीजन के वजह से। और डिसीजन ये हुआ है कि जो सभी बार्स में, डिस्ट्रिक्ट बार्स और दूसरी सेल टैक्स और अदर बार्स थी, उन बार्स में एक इलेक्शन की डेट मुकर्रर हो गई है 7 फरवरी 2025। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आज अपने ऑर्डर में बिल्कुल क्लियरली कह दिया कि ये अब इलेक्शन 7 फरवरी को होंगे। आज इसी मुतल्लिक मैं बात कर रहा हूँ हमारे डीबीए के पूर्व सेक्रेटरी और फिलहाल में कंटेस्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए दिव्य दर्शन शर्मा जी। दिव्य दर्शन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में और बड़ा अच्छा लगा कि आज ये ऑर्डर आया। तो इसके बारे में आपका क्या प्रतिक्रिया है? शर्मा जी, मैं पहले तो सभी जो कैंडिडेट्स हैं, जो इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि एक लंबी जद्दोजहद थी। जिस तरह से लीगल सिस्टम में हमारा ये इलेक्शन फंसा है, तो हमें कई बार ऐसा हुआ कि डेटों का बहुत सामना करना पड़ा। पहले जैसा कि आप जानते हैं कि एज़ पर दी ऑर्डर ये जो इलेक्शन था वो 19 सितंबर को होना था, अगेन अक्टूबर को, और अगेन ये 13 दिसंबर को नेक्स्ट जो इसका डेट था। और उसके बाद बहुत अनसर्टेनिटी थी, क्योंकि 13 दिसंबर के बाद कोई डेट नहीं थी हमारे पास में। जैसे कि आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि जो इलेक्शन है, क्योंकि आज आप देखें हमारी टोटल मिलाकर के लगभग 14 बार जो टोटल, अगर हम दिल्ली का देखें, क्योंकि सारा इलेक्शन एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट हमारा एक साथ होना है, तो लगभग 14-15 बार इसके लिए बहुत ईगरली कैंडिडेट और मेंबर्स वेट कर रहे थे। तो ये जो एक क्लाउड था, एक धुन थी, ये कम से कम आज क्लियर हुई कि ये इलेक्शन आपका 7 फरवरी 2025 में होंगे। लेकिन आप कितने सर्टेन हैं कि ये डेट 19 अक्टूबर, 13 दिसंबर, फिर 7 फरवरी और अगली चौथी डेट कौन सी? शर्मा जी, लाइफ में सबसे अच्छा एक तरीका है कि पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए और होप फॉर बेस्ट। मैं इसी में बिलीव करता हूं और मुझे उम्मीद है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट, क्योंकि हमारे हितों की कुछ ज़्यादा ही रक्षा कर रही है इन इलेक्शंस में, दिख रहा है कि जितना कि हमारी और चीज़ों में उन्होंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया होगा, जितना कि उन्होंने इस इलेक्शंस को एक अलग एक्सपेरिमेंटल एक इशू बना के छोड़ा हुआ है। इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो उन्होंने नहीं डाली है। ये एक ऐसी रेसिपी बन गई है कि आई थिंक कि मैं भी अपने दोस्तों से बोल रहा था कि जो अभी ट्रंप की सरकार बनी है, उसको इलेक्शन जीतना ज़्यादा आसान ना, रादर कि हमारे जो कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं, इतनी फॉर्मेलिटीज़, शायद कोई फॉर्मेलिटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए या किसी और पोस्ट के लिए पूरे इंडिया के वर्ल्ड में नहीं होगी जितना कि इस इलेक्शन की फॉर्मेलिटीज़ हैं। ये दुखद है। एक जद्दोजहद जो इलेक्शन जीतने में होती है, वो जद्दोजहद केवल इलेक्शन हो जाए इसलिए चल रही है पिछले करीबन 1 साल से। शर्मा जी, इलेक्शन हो जाए ये एक इशू है, बट मैं एक चीज़ बहुत जिम्मेदारी और दुख के साथ कह रहा हूँ कि जिस तरह से, जैसे हमारी बार लार्जेस्ट बार ऑफ एशिया है, जहाँ पर 35,000 के आसपास का हमारा मेंबर एज ऑन डेट है। दुख का विषय ये है कि डेक्लेरेशन आए 62 अप्रॉक्स, यानी कि 6,200 का अप्रॉक्स। और जिस तरह से प्रॉक्सिमिटी कार्ड पर, डेक्लेरेशंस पर आप देखें, जो ड्यूज के इश्यूज पर जिस तरह से उनको कट शॉर्ट करके जो एक छोटी सी लिस्ट बनाई गई है, एक गौरव था डीबीए का कि इट्स ए लास्ट बार ऑफ एशिया, ओल्डेस्ट बार ऑफ एशिया, प्रिंटल बार ऑफ दिल्ली। वो तीनों टाइटल हमसे लगभग छीन लिए गए हैं। मैं दुखी हूँ इस चीज़ के लिए। नो डाउट कि मैं एस्पिरेंट हूँ, मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ, बट मुझे दुख है इस चीज़ का। और मैं ये मानता हूँ कि कहीं अनड्यू इंटरफेरेंस अगर कोई भी होता है, वो इतना ठीक नहीं होता। चीज़ों को रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंटरफेरेंस, चीज़ों को मैं ये मानता हूँ कि आना चाहिए, रिफॉर्म्स होने चाहिए। मैं किसी रिफॉर्म्स के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप हो, ज़्यादा अच्छा लगता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंटरफेरेंस, शायद हम लोगों की कहीं ना कहीं यूनिटी वीक हुई है। शायद जो बार काउंसिल्स के जो एक टाइम फ्रेम में रूल रेगुलेशन बना करके जो सिस्टम को ठीक से चलाने की जो जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं वो लैकिंग हुई है। कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है, कहीं ना कहीं मेरे से और भाइयों की भी गलती है, लेकिन इससे हम बच नहीं सकते। ये अकाउंटेबिलिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं हमारी ही थी। क्या उस मेंटेलिटी का कसूर नहीं है जो एक बार चेयर पे आ गया तो धृतराष्ट्र बन के बैठ जाते हैं? वो येन केन पराक्रेन चाहते हैं कि इलेक्शन हो ही ना कभी, हमेशा के लिए तक तो ताज हमें मिला रहे। ऐसा मेंटेलिटी का एक ये सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण नहीं है? शर्मा जी, बिल्कुल। मैं इस चीज़ को फिर एक चीज़ कहूँगा कि हम
कोई चीज़ बियॉन्ड द वॉल ना जाए, आउट ऑफ द ब्रैकेट ना जाए, उसके लिए हम कुछ रूल और रेगुलेशंस बनाते हैं। हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके ऊपर हमारे ऊपर हमारी ऑटोनोमस बॉडी बार काउंसिल है। मुझे लगता है कि ये चीज़ दोबारा ना हो। मैंने क्या कहा कि सबकी कहने की जिम्मेदारी है, वो अकाउंटेबिलिटी कहने की डी शर्मा की भी है, मुझे से और ऑफिस बेयर्स और मेंबर्स की भी है। मैं तो सिर्फ अब इतना कहना चाहूँगा, जो हो गया वो पास्ट है, उसको छोड़ते हैं, लेकिन फ्यूचर में ये चीज़ें रिपीट ना हो, उसके लिए कहने की कोऑर्डिनेशन कमेटी और बार काउंसिल एक हम लोग अपना जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। जब इलेक्शन एक ही दिन होने हैं, जब हमारा एक यूनिफॉर्म पैटर्न होना है, तो हम एक जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएं, जिससे कि ये जो दखल हैं, देखिए हमारी एक स्वायत्ता है, जिस तरह से जुडिशरी की एक स्वायत्ता है, उसको कभी पसंद नहीं होता कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार उसमें इंटरफियर करे। तो मैं भी इस चीज़ को कहना चाहता हूँ, हमारी भी एक स्वायत्ता है। हमारी स्वायत्ता तभी तक बनी रहेगी जब उस स्वायत्ता को हम रूल करेंगे, हम अपने हिसाब से चलाएंगे। कहीं गलती है तो मैं दूसरे पे दोषारोपण ना करके मैं कहीं ना कहीं अपनी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करूं। मैं अपनी तो ये नहीं कहता, हाई कोर्ट तो ये नहीं कहता कि आपको 2 साल के लिए चुना गया तो आप 3 साल तक हिलो ही ना, 4 साल तक हिलो ही ना। हाई कोर्ट ने तो नहीं कहा। हाई कोर्ट में तो मजबूरन उन लोगों को जाना पड़ा कि ये हिल ही नहीं रहे हैं अपने सिंहासन से, इनको हटाओ, इनको हटाने के लिए इलेक्शन की डेट लाओ। तब हाई कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा। शर्मा जी, बात यहाँ हाई कोर्ट से उस चीज़ के इंटरवेंशन की नहीं थी, बात मैं दूसरी कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जुडिकल इस तरह के इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए हमारे लिए कुछ चीज़ें जरूरी थी। अभी जैसे प्रॉक्सिमिटी कार्ड है, प्रॉक्सिमिटी कार्ड एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी चीज़ है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन आप अगर मेंबर्स का दर्द देखें कि वो एक ड्यूज़ पे कर रहा है, ड्यूज़ के लिए ऑर्डर आया कि आप ड्यूज़ देंगे ऑनलाइन, आप ड्यूज़ देंगे बाई चेक। मेंबर्स को पता नहीं है, मेंबर्स ने अपना कैश पे कर दिया। अब उन मेंबर्स की क्या गलती है? मेंबर्स को जरूरी नहीं है कि सारे जजमेंट्स पता हों। जो हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट जजमेंट थी, उनको उस बारे में अवेयरनेस नहीं थी, वो बाहर में उसको तो पता थी, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसको तो पता था। पर मैं कई चीज़ों पर उसी बात पर आ रहा हूँ। हमारी डिफिकल्टी एक नहीं रही है इस दौरान। दूसरा, हम डेक्लेरेशन भर रहे हैं, हमको बार काउंसिल 5 की बात कर रही है, 5 वकालतनामा देना है कि हम एक्टिव प्रैक्टिस में हैं। हमारे ऊपर 12 वकालतनामा की बात करेगी, ठीक है, कर रहे हैं। जिस डेक्लेरेशन फॉर्म में जो डिटेल्स हमें चाहिए थे, वो डिटेल्स हमें दिए, सेम वही डिटेल्स आपको प्रॉक्सिमिटी कार्ड में भी मांगे गए। तो अननेसेसरी प्रॉक्सिमिटी कार्ड का एक बर्डन, अरे आपको सिर्फ एक आधार कार्ड उसमें एक्स्ट्रा जोड़ना था, तो क्यों नहीं आपने एक मीटिंग ऑफ माइंड हुआ, क्यों नहीं आपने साथ बैठ करके, क्यों नहीं उस टाइम को आप अक्टूबर में प्रॉक्सिमिटी कार्ड का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं? इट्स अ मोकरी ऑफ जस्टिस। ये डायरेक्शन ऑनरेबल रजिस्ट्रार को थी, ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा। आप इतना डिले प्रोसेस शुरू कर रहे हैं कि वो देर से देर हुआ जा रहा है। इसमें मैं एग्जीक्यूटिव की गलती नहीं बताऊंगा, क्योंकि उनको एक मौका मिला। इस प्रोसेस को डिले होने का अवसर किसने दिया? प्रॉक्सिमिटी कार्ड का प्रोसेस हमको तभी स्टार्ट कर देना चाहिए था जब ये ऑनरेबल कोर्ट का जजमेंट आया। और प्रॉक्सिमिटी कार्ड के बारे में ये चीज़ बहुत क्लियरली कहीं ना कहीं जुडिशरी में भी है, और उसके अपरेंटली वो रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि उसमें बायोमेट्रिक को वेव कर दिया गया कि वो हमारा प्रॉक्सिमिटी कार्ड सिर्फ सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए है। मेरी बार काउंसिल का आई कार्ड काफ़ी है मेरे को एक ऑथेंटिसिटी वोटर बनाने के लिए। अरे हम एमएलए का, एमपी का एक आधार कार्ड दिखा करके हम वोट डालाते हैं। इतना टेक्निकल बनाने का मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत थी। आई एम सॉरी टू से, मुझे नहीं लगता था। जैसे मैंने कहा ना, मंशा है इसके पीछे वोटर की संख्या कम करके बार्स की ताकत को कम करना, या इसके पीछे कोई और मंशा दिखाई देती है? शर्मा जी, मैं विद यू रिगार्ड ऑल द अथॉरिटीज इंक्लूडेड जुडिशियल अथॉरिटी, मैं एक बात जरूर कहूँगा, मेरी बार ओल्डेस्ट है, लार्जेस्ट है। कल को इस बार को हम और चैम्बर्स और एकोमोडेशन मांगते हैं। आप ये बताइए, अगर मेरी बार में वोटिंग ही 4000 रह गई, मैं कहाँ से 8000 से आप 6000 मांगोगे? मेरी सोच आगे की जा रही है। मेरे को ये नुकसान ये नहीं दिख रहा, क्योंकि वोटर चाहे मेरा कम हुआ या किसी और का, ये वोटर ये नहीं है कि 4000 मेरे हैं या किसी और के हैं। वोटर हैं, वो तो 100 वोटर में भी इलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात इलेक्शन की है ही नहीं सर, बात फर्दर जो फैसिलिटीज़ तीसरे को चाहिए, मैं उसके रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। हम 4000 की वोटिंग लिस्ट लेकर के, हम 5000 की वोटिंग लिस्ट लेकर के हम किस मुंह से कहेंगे कि हमको इतने न्यू चैम्बर ब्लॉक और चाहिए, इतनी न्यू फैसिलिटीज और चाहिए?
हम किस तरह से कहेंगे हमारा क्या नुकसान हुआ है? सर इसकी चीज़ें भी हम एंटिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। ये फ्यूचर में हम देखेंगे ये बहुत नुकसान हुआ है। एक हर जगह मुझे छाना है, हर जगह मेरा ही होना चाहिए, ये चीज़ें, ये बंदरबाट, ये चीज़ें बहुत बहुत डैमेज कर रही हैं बार को। और मैं हमेशा ही चाहता हूँ बार स्ट्रांग बने। जब मैं आया था प्रोफेशन में 96 में, वो गोल्डन एरा था इस बार का। आपने बात की अभी, जिक्र छेड़ा ड्यूज का। एक मकसद होता है कि जो आदमी वोटर बने, एलिजिबल वोटर बने, उसके ड्यूज अप टू डेट क्लियर होने चाहिए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि अब जो ड्यूज क्लियर होंगे वो ऑनलाइन होंगे या उसी के किसी से होंगे, चेक से होंगे या उसके अकाउंट से होंगे, जैसे भी होगा। अगर उसने जा कर के कैश जमा किया या बार्स ने कहा कि हमारे पास अभी ऑनलाइन सिस्टम चालू नहीं है, आप हमें कैश दे दो, और कैश जमा कर दिया, तो जो सोल पर्पस होता है कि उसकी एलिजिबिलिटी, उसकी जो वोटर की एलिजिबिलिटी है वो तब होगी जब उसके ड्यूज क्लियर होंगे। वो चीज़ तो हो गई। अब केवल इस बिना पे कि उसने ऑनलाइन नहीं किया था, उस बिना पे हजारों वोटर्स को डिस्कार्ड कर दिया जाए, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, ये अनजस्टिस नहीं है क्या? शर्मा जी मैं वही कह रहा हूँ, ये अनजस्टिस नहीं, ये एक आपके मूलभूत अधिकारों का सबसे बड़ी अवहेलना है, डाका है इनफैक्ट उस पर। ये इसलिए है, आप ये देखिए, मैंने अगर किसी ऑनरेबल कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया है, उसमें हाथ के हाथ एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना बहुत जरूरी है। ऑनरेबल हाई कोर्ट तभी अगर हमारी बार काउंसिल्स को डायरेक्शन देती कि भाई आप मीनवाइल ये चीज़ें मुहैया कराइए, ऑनलाइन की या जो भी कुछ है, और उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए एक नोडल ऑफिसर होता। सर मैं दुख के साथ कह रहा हूं, ठीक से हमारी जेन्युइन, शर्मा जी एक मिनट, ठीक से हमारी बेसिक जेन्युइन प्रॉब्लम को सुनने वाला। आप ये देखिए, मेरा बार ऑफिस सिविल साइड 204 हमारा एक रूम नंबर है, वहां जाइए, आपको कोई एप्लीकेशन देनी है, उस एप्लीकेशन पे क्या कार्रवाई हुई, आप अक्रॉस द रोड जो आपकी एक्सटेंशन बिल्डिंग बनी है वहां जाइए। एक वोटर फॉर व्हाट पर्पस, जिसकी एज 50 साल 60 साल है या 65 साल है मेरे भाई की, वो ऐसे भाग रहा है दाएं बाएं जैसे कि उसको कोई आप जॉब दे रहे हैं। सर आप मजाक मत बनाइए। आप एक जगह, आप बार ऑफिस को ही उसका हेड ऑफिस बनाते, आपने अपना एक ब्रांच बना दिया एक्सटेंशन बिल्डिंग में नीचे, उसमें उनको कोई दिक्कत है, कहते जी आप जाइए, जो हमारे इलेक्शन ऑफिसर हैं आप उनसे मिलिए, आप वहाँ जाइए, वो कहते हैं जी मैंने एक नोडल ऑफिसर बना दिया, वो कहाँ मिलेंगे जी, 204 पुरानी बिल्डिंग में मिलेंगे। बाकी बोले जी अपने बार ऑफिस से पता करिए। कितना फिरकी बना है, कितना लोगों को इसमें हरासमेंट हुआ है। मैं 30 साल में ये पहला इलेक्शन देख रहा हूँ। यहाँ मैंने वो इलेक्शन देखे, हाथ के ड्यूज क्लियर हो रहे थे, पर्ची दिखा करके वोट पड़ रहे थे शांति से। तो क्या पहले बार में लीडर, इस बार ने लीडर बीटी कौशिक जी जैसे, वेद प्रकाश जी जैसे, खोसला जी जैसे, संजीव नस्यार जैसे लीडर पैदा नहीं करे इस बार ने? ये सारे क्या आर्टिफिशियल लीडर थे? क्या तमाशा है ये? तमाशा जो बना, मेरा सीधा सा सवाल ये है, वो दुहाई देते हैं कि हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि ये ड्यूज इस तरह से क्लियर होने चाहिए, और उस तरह से नहीं हुए तो ये इनवैलिड हो गया आपका, वो ड्यूज माने नहीं जाएंगे। मेरा कहना ये है कि हाई कोर्ट ने तो ऑर्डर 19 अक्टूबर के भी किए थे, वो भी कहीं चले गए। हाई कोर्ट ने ऑर्डर उसके बाद जो है 13 दिसंबर के की, वो भी कहीं चले गए। कोई उसकी नोटिफिकेशन तो आई नहीं कि ये ऑर्डर हम इसको ओवरलुक कर रहे हैं या इसको हम ओवरटर्न कर रहे हैं या इसको बैक ले रहे हैं। इस तरह से ही और बहुत सारी चीज़ें अमेंडमेंट हो गई, उसमें कहीं लेडीज़ रिजर्वेशन का जिक्र नहीं था। उसके बाद एडिशनली लेडीज़ रिजर्वेशन का भी केस लगा हुआ है 19 दिसंबर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, ये भी उसमें इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये ड्यूज़ का बिगाड़ क्यों हुआ? तो जिन्होंने इसको ड्यूज़ को एक्सेप्ट किया, क्या उनके ऊपर कंटेप्ट नहीं लगनी चाहिए? देखिए मैं यहाँ शर्मा साहब एक छोटी चीज़ कहूँगा, जहाँ तक ड्यूज़ का कंसर्न है, मैंने वही चीज़ आपसे कहा कि वो एज पर दी ऑर्डर, उस ऑर्डर का, ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर का एग्जीक्यूशन प्रॉपर्ली हो रहा है या नहीं, उसके लिए एक मॉनिटरिंग बेंच, मॉनिटरिंग एक ऑफिसर होना चाहिए था। और अगर वो ऑर्डर्स का नहीं हो रहा है फॉलो अप, तो उसके लिए कंटेम्प्ट या कोई जो उसका जो पेनल्टी है वो किसको जाएगी? उसी बात पर आता हूँ, वोटर के ऊपर जाएगी वो भी। मैं उसी बात पर आता हूँ। लेकिन ड्यू टू अनअवेयरनेस ऑफ दिस ऑर्डर, मेंबर आता है, वो अपना पूछा मेरा कितना ड्यूज है, आपका 2000 है, उसने जमा करा दिया। उस बोनाफाइड मेंबर की गलती क्या है? मेरा इसमें और एडिशन है, मुझे पता था ऑर्डर है,
मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे पता है कि मुझे ऑर्डर है, मैं बाहर ऑफिस में जाता हूँ कि साहब मेरा जो है आप ऑनलाइन मुझे दीजिए अपना लिंक वगैरह, मैं उसमें करता हूँ। वो कहते हैं अभी हमारा सिस्टम चालू नहीं है, आप जो है कैश दे दीजिए। मैं कहता हूँ कि वो इन्वेल नहीं कैश दे दीजिए चलेगा, और मैं कैश दे के चला आता हूँ। आज मुझे 11th आवर पता लगता है कि यू आर नॉट एंटाइटल, योर ड्यूज आर नॉट क्लियर। शर्मा जी, मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ, तो इसका responsible मैं हूं कि आपको बाहर है? वही कह रहा हूँ। इस बात की व्यवस्था के लिए एक सिस्टम पैरेलली होना चाहिए जो इसको मॉनिटर करता। क्यों उसका एक रीजन सुनिए। सन 2014 से 17 तक मैं यहाँ बार में सेक्रेटरी था, जो मेरा पहला टर्म था एज ए सेक्रेटरी। दिसंबर में हमारे यहाँ ड्यूज क्लियर हो रहे थे और डिमोनेटाइजेशन तभी आया था। मैंने अपने बार के मेंबर से कहा 1 बार 1 वोट तभी हुआ था। मैंने कहा आप अपना ये टाइम पीरियड है, ये आगे एक्सटेंड नहीं होगा। और क्योंकि 1 बार 1 वोट में पहली बार ये आया कि दिस इज द लास्ट डेट टू फुलफिल योर ड्यूज। मेंबर्स ने कोशिश की। लास्ट दिन मैंने बाहर तक काउंटर लगाए और 8:30 बजे 250 करीब वोटर खड़े हुए थे। और उन लोगों के जब ड्यूज क्लियर नहीं हो पाए, कि स्टाफ मेरा सुबह से काम कर रहा था, थक गया था, मैंने अपनी कमेटी से डिस्कस करके 2 दिन की डेट बढ़ा दी। और ऑनरेबल कोर्ट से भी ये मैंने रिक्वेस्ट किया था कि सर इसमें ड्यू टू दिस रीज़न, क्योंकि हमारे किसी भाई ने उसमें हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट इनिशिएट कर दी कि सेक्रेटरी ने ऑर्डर की कंप्लाइंस नहीं की है, मैं इसको गुड टेस्ट में नहीं लेता। वहाँ पर एक ही चीज़ मैंने कहा कि मैंने अपनी बार के इंटरेस्ट में किया है, और लिस्ट मैंने ए और बी अलग बनाई है। ए वो लिस्ट है जो मैंने 8:30 बजे तक एज पर दी ऑर्डर मैंने ड्यूज क्लियर कराए हैं, क्योंकि एक ऐसा रीज़न आ गया जो अनवाइडेबल रीज़न था, जिसकी वजह से मेंबर नहीं कर पाए डिमोनेटाइजेशन की वजह से। 2000 रुपये सिर्फ बैंक से निकल रहे थे, वो अपने घर के लिए लें या ड्यूज क्लियर करें। तो मैंने 2 दिन बढ़ा दिए। अगर इसमें भी ऑनरेबल कोर्ट जो लगता है तो वो ऑनरेबल कोर्ट ऑर्डर पास करे, उसमें फिर उन डेट्स के जो 2 डेट्स के ड्यूज थे जो हमने एक्सटेंड की थी वो नहीं मानेंगे। अच्छा, नहीं मानेंगे, सिर्फ वही मानेंगे जो ऑनरेबल कोर्ट की डेट्स थी। तो मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ, ये हम सब की ड्यूटी बनती है कि कोई ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर है तो उसको प्रॉपर उसकी एग्जीक्यूशन कैसे हो वो हम खुद देखें। लेकिन इसके लिए फिर भी मैं कहता हूँ, अगर कोई एक नोडल ऑफिसर इस चीज़ को मॉनिटर कर रहा होता, जो इसकी रिपोर्टिंग कर रहा होता, ज़्यादा ईजी होता। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि हम एक छोटी छोटी क्वेरीज के लिए हमारा एक मेंबर 204 410 ये सारे में भागा, वो उसको नहीं भागना पड़ता। हरेसमेंट हो रही है वोटर की, डेफिनेटली। जो जिसका कोई इंटरेस्ट ये है कि अच्छा लीडरशिप मिल जाए, अच्छे रिप्रेजेंटेटिव आ जाए, उसका केवल एक ही लालच है, उसको धक्के खाने पड़ रहे हैं। उसके लिए कोई हेल्प डेस्क नहीं है बार की तरफ से, कोई हेल्प डेस्क किसी भी बार में, नॉट इवन डीबीए, किसी भी बार में कहीं हेल्प डेस्क नहीं है कि जहाँ वो जाके अपनी क्वेरीज का पता कर सके, अपनी क्वेरीज का निदान कर सके। तो ये कमी जो है ये बार के रिप्रेजेंटेटिव्स की है या सिस्टम में कोई गड़बड़ आ गई है? शर्मा साहब, मैंने एक ही चीज़ सीखी है यहाँ बार में कि एग्जीक्यूटिव्स जो अपना बेस्ट कर पाती हैं वो अपने एफर्ट्स करती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ हमारी इन जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे इस बार जो हडल आए हैं अगली बार शायद इतने नहीं होंगे, लेकिन कुछ कमियाँ हम लोगों के पार्ट पर रह जाती हैं। और मैं फिर कहूँगा कि इतने स्ट्रिक्ट प्रोविजंस में वोटर के लिए बहुत मुश्किल है एक बड़े नंबर पे वोट कास्ट करना। चलिए, अब मैं बात आता है 7 फरवरी की। जहाँ तक मेरा नॉलेज है 9 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा के चुनाव है। ऐसे में क्या सी लगाए जा रहे हैं? आज दोपहर से जब से ऑर्डर आया है, मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, उन्होंने कहा है साहब 9 फरवरी को विधानसभा इलेक्शन है, 7 फरवरी को ये पॉसिबल ही नहीं होगा कि यहाँ इलेक्शन कंडक्ट हो जाए, क्योंकि फोर्स नहीं मिलेगी या ईवीएम मशीन नहीं मिलेगी। आपने कई चुनाव कराए ईवीएम मशीन से, फोर्स भी आपने मंगाई है, उसमें क्या प्रोसीजर रहता है, क्या ये संभव हो पाएगा? 2 चीज़ें मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा। पहला तो ईवीएम के रिगार्डिंग, ईवीएम जो हम यूज़ करते हैं वो ईवीएम जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हमारे एमएलए एमपीज़ के जो इलेक्शन होते हैं, ये ईवीएम उस ईवीएम से अलग होती है। ये ईवीएम आपकी मशीन वो मशीन नहीं है जिससे आप अपना एमएलए या एमपी चुनते वक्त वोट डालते हैं। मतलब इनको हैक करना आसान है, इनमें हेराफेरी करनी आसान है? ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, ऐसा मैंने इसलिए नहीं कहा। सुने शर्मा साहब, मैं किसी कंट्रोवर्शियल इशू में आप बेशक धकेलें, मैं नहीं जाऊँगा। रीज़न क्या है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी से हम ईवीएम लेते हैं, लास्ट टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमने रिक्वेस्ट करके ईवीएम ली थी, उनका अपना एक सिस्टम है। अब अगर आपको ईवीएम हमारा इलेक्शन कमीशन प्रोवाइड करने लगेगा, जो हमारे भारत का है, उसकी अपनी वो एक एसेट है,
उसकी एक जिम्मेदारी है। तो इसलिए प्राइवेट किसी इंस्टीट्यूशन या किस तरह की सोसाइटी में वो ईवीएम प्रोवाइड कराएं, वो थोड़ा सा एक मुश्किल चीज़ है। लेकिन हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से किराए पर वो ईवीएम लेते हैं, एक बड़ा नंबर में उनके पास ईवीएम है, या इस तरह की और जगह से हम ईवीएम हायर करते हैं। नंबर एक, तो ईवीएम वाला इशू ही नहीं है। वो इलेक्शन हो रहा है तो उनके पास सफिशिएंट उनका इंतजाम है, वो ईवीएम और ये ईवीएम अलग हैं। नंबर दो, जहाँ तक बात है फोर्सेस की, जैसे मैंने कहा कि 14 या 15 बार में एक साथ इलेक्शन आपके हो रहे हैं, इन इलेक्शंस की से रिलेटेड बहुत बड़ी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि हम कंसर्न डीसीपी वगैरह को इन्फॉर्म कर देते हैं जब भी हमको इलेक्शन कराना होता है, तो पुलिस फोर्स आ जाती है। लेकिन यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ काफ़ी सारा है, दिल्ली के अंदर काफ़ी सारा है। हम इसमें सीआरपीएफ को और इन सब के जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, और ये एडवोकेट्स का इलेक्शन है, कोई बहुत बड़ा इसमें फोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी अगर एडवोकेट्स का है इसीलिए फोर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ गोलियां चलना तो आम बात है, भाईचारे में चलती हैं गोलियां। की बात मैं नहीं कर पाऊंगा शर्मा जी, क्योंकि ये मेरी लीगल फ्रेटर्निटी है, मैं अपनी लीगल फ्रेटर्निटी को अच्छे से जानता हूँ, और इसका अपना एक ग्रेस है, और ये अपने इलेक्शन बखूबी बहुत अच्छे तरीके से अपने आप कराने में सक्षम है। लेकिन फिर भी फॉर द सिक्योरिटी रीजंस कि कोई बाहर से कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स कोई वो ना करे, मिस हैपनिंग ना करे, उसके लिए ज़रूरी होता है फोर्स। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, वो उतना में काम चल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हमारी इसमें कितनी स्ट्रांग विल पावर है इस इलेक्शंस को कराने में, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जहाँ तक मींस की बात है, चाहे वो ईवीएम की बात है, चाहे फोर्स डिप्लॉय करने की बात है, वो इट्स नॉट ए बिग इशू। एक और हर्डल चल रही है जिसकी 19 तारीख को डेट है, शायद 19 दिसंबर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, रिजर्वेशन ऑफ लेडीज कैन इन द बार एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो उसका क्या आता है, उसका इन चुनाव पे कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है, उससे कोई डिले या इससे कुछ गड़बड़ हो सकती है? देखिए, अगर हम देखें कमोवेश जो इलेक्शन प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट ने लास्ट डेट पर आरओ अपॉइंट करने के लिए सभी कोर्ट्स को डायरेक्शन दे दी थी, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में ये चीज़ क्लियर कर दी है कि देयर इज़ नो स्टे, पैन इंडिया देयर इज़ नो स्टे। कहीं पर भी कोई इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, उस पर कोई भी इस रिजर्वेशन को लेकर के कोई स्टे नहीं है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बहुत क्लियर कर चुका है। हाँ, अपना कोई ऑब्जर्वेशन हो सकता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 19 तारीख को दें, या तो कोई कंसेंसस बने, क्योंकि उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट ने, हाई कोर्ट जो बार एसोसिएशन ने उसको डायरेक्शन दी है, या तो कोई कंसेंसस बने, या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपने पार्ट पे कोई ऑर्डर पास करे, ये हो सकता है। तो वो जो सी डायरेक्शन ऑनरेबल कोर्ट की आएंगी उसके अकॉर्डिंग उसको मोल्ड किया जाएगा, उसको देखा जाएगा, उसको किया जाएगा। क्योंकि चुनाव डिले हो जाए ऐसा नहीं लगता? नहीं, उससे चुनाव डिले हो जाए, क्योंकि देखिए इलेक्शन में 21 दिन का एक प्रोसेस होता है, और 7 फरवरी को अगर हम देखें तो अभी बहुत टाइम है, तो वो चीज़ें इजीली मोल्ड हो सकती हैं। लगभग 2 महीने। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कोई इशू उसमें आना चाहिए। तो आपको होप है कि ये 7 फरवरी के बाद चौथी डेट नहीं जाएगी ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से? मैं तो यही मानता हूँ कि हम ऑनरेबल कोर्ट के, चाहे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और उसके ऑर्डर की कंप्लायंस करना दिस इज अवर ड्यूटी। और जहाँ पर जैसे मैंने भी कहा कुछ मुझे पेन है, तो पहले भी थी ना, 19 अक्टूबर की भी ड्यूटी थी, 13 दिसंबर की भी ड्यूटी थी। लेट मी कंप्लीट प्लीज। मैंने क्या कहा, होप फॉर बेस्ट और पॉजिटिव रहना चाहिए। और ये मेरा व्यक्तिगत दुख है कि इस तरह की इतनी फॉर्मेलिटीज़ आई जिनको फिलअप करने में मेरे मेंबर्स को तकलीफ हुई। तो ये मैं अपना कंटिन्यू है, अभी तो तकलीफ कंटिन्यू गोइंग ऑन, इट्स कंटिन्यू, बट ये एक पर्सनल फीलिंग है हार्ट में। लेकिन हम लोगों का काम कोर्ट पे ऑब्जेक्शन, क्वेश्चन मार्क उठाना नहीं है, क्योंकि हमें हर तरह से, क्योंकि डे वन से सबसे पहले अगर कोई किसी को सिखाता है, सीखता है, वो एडवोकेट ही है। वही सिखाता है कि कोर्ट को कैसे ऑनर करना है, और वही सीखता है कि हमें कोर्ट को कैसे ऑनर करना है, कैसे ऑनर दिलाना है या करना है। तो दिस इज प्राइम ड्यूटी सर, प्राइम कंसर्न, जो ऑनरेबल कोर्ट कहेगा करेगा, वही हमें मानना होगा। तो अब उम्मीद है आपको, मतलब? डेफिनेटली। चलिए, बहुत अच्छा। तो कैंडिडेट्स भी सुन रहे हैं आपकी बात को, और वो तमाम इस चैनल के माध्यम से जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तमाम भारत के जो कंटेस्टेंट्स हैं, उन्होंने एक मीटिंग भी की थी, और एक आई थिंक 72 या 92 लोगों का एक पिटीशन भी गया था प्रीपोनमेंट के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट में ही, कि इसको जल्दी कराया जाए। उसमें यू आर आल्सो वन ऑफ देम। उसमें ये था कि हम लोगों का इलेक्शन शेड्यूल दे दिया जाए, जल्दी का कोई इतना वो नहीं है, शेड्यूल दे दिया जाए, हमको पता लग जाए डेट क्या है। मैं आज भी एक चीज़ कहूँगा, इलेक्शन कब होता है, हमारी ही कमेटी है। डेट डिक्लेयर हुई है, उसका शेड्यूल आज सिर्फ डेट डिक्लेयर हुआ है, उसमें शेड्यूल इनको देना है। और मैं जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा। और फैमिली इलेक्शन है, फ्रेंडली इलेक्शन है, और ये एक एन्जॉयमेंट की तरह से इसको लीजिए, और
सबको बहुत शुभकामनाएं। मुझे भी शुभकामनाएं दीजिए, मैं भी आई एम वन ऑफ देम मैं भी आप ही में से एक आपका भाई हूँ। लेकिन फ्रेंडली होना चाहिए सब कुछ, और लीगल फ्रेटर्निटी को स्ट्रांग और स्ट्रेंथन करने के लिए होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और दोस्तों, सुना आपने, ये दिव्य दर्शन शर्मा जी के विचार थे। इनके अंदर थोड़ा मौजूदा सिस्टम को लेके गुस्सा भी था, वो भी झलका, और एक अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ इन्होंने बातचीत की। लेकिन अभी देखना बाकी है, क्योंकि लोगों का विश्वास जो है ना, कॉन्फिडेंस लूज हो गया है दोस्तों। जब से ये बार बार इलेक्शन पोस्टपोन्ड हो रहा है, तब से लोगों को लगता है कि कहीं फिर कोई रिट ना डल जाए, फिर कहीं कोई पिटीशन ना डल जाए, फिर कहीं कोई और अड़ंगा ना अड़ा दिया जाए। और वो लोग तो खास तौर से जो ऐसी पोस्ट पर अभी अपनी तैयारी कर रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से, जिन पर ये उम्मीद की जा रही है या आशा की जा रही है या कयास लगाए जा रहे हैं कि वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लेडीज़ के लिए रिजर्वेशन कर देगा, तो उनको भी थोड़ा अभी दिलों की धड़कन उनकी बढ़ी हुई है। बट एनीवे, देखते हैं आने वाला टाइम क्या दिखाएगा। अभी तो इसी होप के साथ कि इलेक्शन होगा 7 फरवरी को, जितने भी उम्मीदवार हैं अपनी पूरी तैयारी के साथ फिर मैदान में एक बार कूदें कल से, और देखें कि फिर क्या होता है। मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं, फिर बात करेंगे इस बारे में। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय भारत। थैंक यू दिव्य जी।